मुझे देखकर अम्मी, उस्मा, खाला और बाकी सभी परेशान हुए, लेकिन मोना ने इनको बता दिया कि मेरे सर में दर्द है। मैं सीधा जाकर कमरे में लेट गया और मोना मेरे पीछे आ गई और बोली, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैंने कहा, पहले तुम एक गरम दूध का ग्लास ले आओ। तो वो मेरे लिए दूध लेने चले गए और मैं आंखें बंद करके लेट गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, लेकिन थकन काफ़ी हो गई थी। तो थोड़ी ही देर में वो मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आ गई। मैं लेटा हुआ था। मोना ने मुझे आवाज़ दी तो मैं उठकर बैठ गया और उसने मेरे हाथ में दूध का गिलास दिया और बोली, क्या हुआ है जो आपके सर में दर्द हो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ देर धूप में बैठा था तो दर्द होना शुरू हो गई और मैं दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद मैंने मोना से कहा कि मुझे कुछ देर आराम करने दो। तो वो मेरे पास बैठ गई और मेरा सर दबाने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ देर ऐसे ही आराम करने दो। तो वो मेरी बात सुनकर परेशानी वाला मुंह बनाकर उठकर बाहर चले गए और मैं आंखें बंद कर कर लेट गया और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। शाम को मेरी आंख 5 बजे खुली तो मैं खुद ही उठकर कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आकर मैंने देखा तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मुझे देखकर उस्मा जल्दी से मेरी तरफ आने लगी, लेकिन मैंने इसकी तरफ नहीं देखा और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से वापस आया तो उस्मा मेरे कमरे के बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, उस्मा, तुमने मुझे बताया नहीं कि रात को कुछ तुमने देखा या नहीं? तो उस्मा बोली, सुबह से कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम ऊपर आ जाओ, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। तो उस्मा बोली, ठीक है, मैं खाला को लेकर आती हूँ। और ये बात करके मैं छत पर आ गया और चारपाई पर बैठकर उस्मा और खाला का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में उस्मा और खाला दोनों आ गए। मैंने इनको चारपाई पर बैठने के लिए जगह दी। वो दोनों बैठ गईं। मैंने कहा, फिर रात को आपने क्या देखा? तो खाला मुस्कुराती हुई बोली, पहले तुम बताओ, आज तो बाजी से बैठा भी नहीं जा रहा। लगता है तुमने इनके साथ अच्छा नहीं किया। तो खाला की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, बस मुझे आसिफ का गुस्सा था जो मैंने रेहाना पर उतार दिया और आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिससे काम खराब हो गया। खाला बोली, हाँ हाँ, आज बाजी की शक्ल देखकर ही लग रहा था जैसे इन्हें दर्द हो रही हो।
मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। आप बताएं आपने क्या देखा। तो उस्मा और खाला एक दूसरे की तरफ देखने लगी और उस्मा बोली, भाई हमने तो बहुत कुछ देखा। मैंने कहा बताओ भी, तुमने क्या देखा। उस्मा ने कहा, जैसे ही हम वीराने में गए और वो कमरे जो दोनों फुप्पो के जाने की वजह से खाली हुए थे, सबसे पहले हमने बेबी फूफो के कमरे में देखा तो अंदर सिर्फ आसिफ, गुलफाम और राशिद थे। हम कुछ देर खड़े रहे और सोचते रहे, ये तीनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। कहीं आपस में तो मुलाकात नहीं करने वाले। लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे तो एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला। इस वक्त टाइम 12 के करीब था और हमने जो देखा हम हैरान रह गए। मैंने कहा, तुमने क्या देखा। तो उस्मा बोली, आंटी लुबना और आंटी समरीन दोनों आए थे। मैं आंटी लुबना के बारे में तो जानता था कि आसिफ इनसे मुलाकात कर चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों राशिद और गुलफाम के साथ भी सेट हो चुकी हैं। मैंने कहा, फिर क्या हुआ। तो उस्मा बोली, इन दोनों को आसिफ ने बुलाया था और आंटी लुबना और समरीन राशिद और गुलफाम को देखकर हैरान हो गई। तो आसिफ ने कहा कि ये दोनों आपके लिए सरप्राइज हैं। पहले तो आंटी लुबना और समरीन कुछ परेशान हुई कि वो ज़्यादा लोगों से मुलाकात करेंगी तो ये बात खुल भी सकती है। तो आसिफ ने आंटी लुबना और समरीन को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राशिद और गुलफाम भी दोनों एतमाद वाले बंदे हैं, ये हमारी बात कभी बाहर नहीं करेंगे। तो राशिद और गुलफाम भी कहने लगे कि जी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम सब की बदनामी हो। और ये बात कहते साथ ही आसिफ ने आंटी लुबना को साथ लगा लिया और इनसे बातें करने लगा। और राशिद और गुलफाम दोनों आंटी समरीन से बातें करने लगे। राशिद आंटी समरीन से बातें कर रहा था, जबकि गुलफाम नीचे बैठकर इनकी सहेली शहजादी से बातें कर रहा था। और बाद में राशिद शहजादी से बातें करने लगा और गुलफाम आंटी समरीन की सहेली परी से बातें करने लगा। और फिर वो सब मुलाकात करने लगे, जो ज़्यादा देर तो नहीं चली, लेकिन मुलाकात करने के बाद वो बारी बारी अपने कमरों में चले गए। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि जब ये लोग मुलाकात कर रहे थे तो हमें दूसरे कमरे में भी कुछ महसूस हुआ। तो खाला इधर ही खड़ी इनको देखती रही और मैं दूसरे कमरे की खिड़की के पास गई तो वहाँ जो नज़ारा था वो देखकर मुझे एक और धचका लगा। मैंने कहा, कौन सा नज़ारा। उस्मा बोली, यही कि मुनीर और तनवीर आसिफ की बहन अंबर और शबनम दोनों से मुलाकात कर रहे थे। एक कमरे में इनकी माँ आसिफ से मुलाकात कर रही थी, जबकि दूसरे कमरे में
वो खुद आसिफ की बहनों से मुलाकात कर रहे थे। मैंने कहा कि ये बात मुनीर तनवीर को पता थी कि दूसरे कमरे में आसिफ उनकी माँ से मुलाकात कर रहा है। उस्मा बोली, भाई हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा, शाजिया से तो कोई नहीं आया मुलाकात करने के लिए? तो उस्मा बोली, नहीं भाई, आज तो कोई नहीं आया। मैंने कहा, अच्छा ये छोड़ो, आप ये बताओ, आपने शाजिया के बारे में कुछ सोचा? तो उस्मा बोली, जी भाई, मैंने और खाला ने यही सोचा है कि आप शाजिया से सीधी बात करें और इसको एक दो थप्पड़ लगाकर इसके किए की सज़ा दें। मैंने फिर सुबह वाली बात खाला और उस्मा को बताई जब शाजिया मुझे जगाने आए थे और मैंने मौना समझकर इसको अपने साथ लगा लिया था। तो उस्मा बोली, भाई आप इसी वक्त शाजिया से मुलाकात कर लेते। मैंने कहा, कैसे कर लेता? बाहर से कोई भी आ सकता था और शाजिया भी साथ लगाने की वजह से गुस्सा हो गई थी। तो खाला बोली, कैसी बहन है, अपने भाई को छोड़कर दूसरों को दावत देती फिर रही है। इसका यही इलाज है, इसको तुम वो सज़ा दो, लेकिन एक बात है, इसका यही इलाज है, इसको तुम सज़ा दो, लेकिन एक बात है। मैंने कहा, कौन सी बात? खाला बोली, अगर बाजी को इस बात का पता चल गया। मैंने कहा, कैसे चलेगा? हम तो नहीं बताएंगे और शाजिया भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर शाजिया ने बताया तो इसे ये भी बताना पड़ेगा कि इसने आसिफ से मुलाकात क्यों की। खाला बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, फिर प्लान ये करते हैं कि मैं आज रात शाजिया के कमरे में आऊँगा। उस्मा आपके कमरे में आपके साथ सोएगी और जैसे ही मैं शाजिया से मुलाकात करने लगूँगा तो वो मुझे मना करेगी। फिर मैं इसे आसिफ वाली बात बताकर ब्लैकमेल करूँगा और इसे धमकी भी दूँगा कि अब अगर इसने ऐसा वैसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो खाला बोली, इसका मतलब है मेरी और उस्मा की तुम्हें इस मामले में ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, खाला ज़रूरत नहीं है। तो उस्मा बोली, भाई ठीक है। इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद हम नीचे आ गए। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन खाने में अभी वक्त था। तो मैं बाजी आरफा के पास जाकर बैठ गया। तो बाजी आरफा बोली, रात मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी के कमरे में जाते देखा था। तो मैंने मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा। मैंने कहा, जो पहली बीवी से मुलाकात ना हो तो किसी और के पास तो जाना बनता है ना। तो बाजी आरफा बोली, तो दूसरी बीवी के पास आ जाते। बाजी आरफा अपनी बात कर रहे थे। मैंने कहा, दूसरी बीवी कौन सा अकेली थी? साली साहिबा भी तो दूसरी बीवी के साथ थी। तो बाजी आरफा मुस्कुराती हुई बोली, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे साली से तुमने पहले कभी मुलाकात नहीं की। मैंने कहा, मुलाकात तो की है, लेकिन मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तो मेरी बात सुनकर बाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाजी बोली, क्या तुम्हारी अभी भी मौना से मुलाकात नहीं हुई? तो मैंने इनको बता दिया कि नहीं हुई।
बाजी बोली, अब इसने मुझे भी नहीं दिखाना, नहीं तो मैं ही देख लूं कि क्या मसला है। मैंने कहा, वो तो डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं मान रही, तो आपको वो क्यों दिखाएगी? तो बाजी बोली, तो फिर क्या तुम ऐसे ही रहोगे? मैंने कहा, नहीं, मैं आपके शहर जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर किसी दिन शॉपिंग के बहाने इससे भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा और डॉक्टर को दिखा देंगे। बाजी बोली, क्या फिर वो मान जाएगी? मैंने कहा, ज़बरदस्ती मनाना पड़ेगा। मैं बाजी से बातें कर रहा था। रात का अंधेरा हो चुका था, अब इतनी लाइटिंग भी नहीं थी। चचा खेतों से आए और वॉशरूम वाली साइड पर गए तो आलिया की नज़र चचा पर पड़ गई। तो आलिया जल्दी से चारपाई से खड़ी हुई और सबसे नजरें बचाते हुए चचा की तरफ चली गई। चचा आलिया के पहुंचने से पहले वॉशरूम में चले गए थे। तो आलिया को बहुत बुरा लगा और वो साइड पर खड़े होकर चचा का इंतज़ार करने लगी और दिल ही दिल में ये दुआ करने लगी कि अभी यहाँ कोई ना आए। और वैसा ही हुआ कि जब तक चचा वॉशरूम से बाहर नहीं आए तब तक वहाँ कोई नहीं गया। जैसे ही चचा वॉशरूम से बाहर आने लगे तो आलिया जल्दी से चचा के आगे आई और चचा को वॉशरूम में धक्का दिया और जल्दी से अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और एक ज़ोरदार थप्पड़ चचा के चेहरे पर लगा दिया। चचा तो ऐसे जैसे बगला से गए। इनको समझ ही नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। एक लम्हे के लिए तो वो डर गए कि पता नहीं इनको इनके गुनाहों की सज़ा तो नहीं मिल गई। जैसे ही चचा को कुछ होश आई तो आलिया ने चचा को गिरेबान से पकड़ लिया और बोली, कमीने, बड़ी आँख है तेरे अंदर, तो तुझे पता नहीं कि अगर एक दफ़ा मुलाकात की है तो दूसरी दफ़ा भी मुलाकात कौन तेरा बाप करेगा? चचा ने थप्पड़ की वजह से अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था। जैसे ही इन्होंने आलिया का चेहरा देखा तो इन्होंने सारी सिचुएशन को समझा और इन्होंने आलिया को बालों से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और आलिया पर पूरा वजन डालते हुए बोले, तू चाहती क्या है? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तो आलिया ने भी चचा के दोस्त को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया तो ऐसा हुआ जैसे चचा की जान ही निकल गई हो और वो जल्दी से नीचे बैठ गए। तो आलिया ने चचा को इनके बालों से पकड़ा और बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तबाहो बर्बाद कर दे। मैं आरा बुझे तुझे नदीम की फूफो के कमरे में मिलूंगी। अगर तू ना आया तो मैं तेरे कमरे में तेरी बीवी के पास आ जाऊंगी। और ये बात करके आलिया वॉशरूम से बाहर निकली और वापस से सेहन की तरफ आ गए, जबकि चचा इधर ही बैठे अपने आप को ठीक करने लगे। जैसे ही इनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो इनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अब तक किसी ने भी इनको इस तरह चैलेंज नहीं दिया था जिस तरह आलिया चैलेंज देकर गए थे और चचा ने भी फैसला कर लिया था कि अब आर पार होकर ही रहेगा
और इन्होंने ये भी फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे जालिम मुलाकात आजालिया से करेंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें ये याद आया कि आलिया नदीम की फुप्पो के कमरे में मिलने को क्या करेगी, लेकिन जैसे ही इन्हें ये याद आया कि आलिया नदीम की फुप्पो के कमरे में मिलने को क्या करेगी, तो इन्हें ये ठीक नहीं लगा। तो इन्होंने ये फैसला किया कि वो आलिया को सरदारों की बिल्डिंग के साथ जो बाहर के मेहमानों के लिए बनाए हुए रूम थे वहाँ बुलाएंगे, जहाँ इन्होंने एक दफ़ा अपनी दोनों बहनों यानी नदीम की फुप्पो को बुलाया था। और ये सोचकर वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम से बाहर निकले और आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो सेहन में आ गए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।